क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर, साइंस जो हो गया, साइंस का छठा चैप्टर। इसमें हम लोग एक वीडियो पहले बन चुका है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है मनुष्य में पोषण की चरण के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इसमें आप लोग का सारा मटेरियल पढ़ने का, पीडीएफ वगैरह जो भी चीज जरूरत पड़ता है सारा का सारा जो है आप लोग को मिलने वाला है। बस खाली लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे जस्ट एक पहले वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए पहले, तभी इसमें समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ नहीं समझ में आएगा। मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया के चरण हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है होता है ना, सबसे पहले मनुष्य पोषण जो होता है उसमें सबसे पहले जो होता है वो अंतःग्रहण, उसका बाद पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। एक एक करके हम लोग जानेंगे क्या होता है इसमें, है ना। एक डायग्राम आप लोग को दिखाते हैं, वहां से हम लोग पूरा समझेंगे कि क्या होता है और नहीं होता है, सो, है ना। एक एक करके पूरा बढ़िया से। यहां आप लोग समझिएगा इस पे, मनुष्यों में पोषण सबसे पहले जो आता है वो अंतःग्रहण, है ना। अंतःग्रहण किसको बोलते हैं? अंतःग्रहण किसको बोला जाता है? तो भोजन को मुंह के अंदर ले जाना, भोजन जो है, भोजन को मुंह के अंदर हम लोग ले गए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण कहेंगे, है ना। भोजन जो है उसको मुंह के अंदर ले जाना ही क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। और उसका बाद होता है पाचन। पाचन क्या होता है? तो पाचन जटिल पदार्थ जो होता है ना, जटिल पदार्थ को किसी एंजाइम की मदद से सरल पदार्थ में बदल जाना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिएगा कि मनुष्य में हम लोग पोषण के बारे में, चरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? अंतःग्रहण किया जाता है। सबसे फर्स्ट में क्या किया जाता है? अंतःग्रहण किया जाता है। भोजन को मुंह के भीतर या मुंह के अंदर ले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पाचन। आखिर पाचन क्या होता है? तो जटिल पदार्थ, हम लोग जो भी चीज खाते हैं वो जटिल पदार्थ होता है, और वो किसी एंजाइम की मदद से क्या होता है? वो सरल पदार्थ में बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है। अब पाचन जो होता है वो स्टार्टिंग मुंह से ही हो जाता है। भोजन हम लोग जो भी खाते हैं वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। तो पचना कैसे? अभी क्या बोले कि जो जटिल पदार्थ हम लोग खाएं वो सरल पदार्थ में बन जाता है, उसी को हम लोग पाचन बोलते हैं। तो मुंह में ही तो चबा के उसको सरल हम लोग कर दिए, वहां लार निकला, वहां गीला करके मुलायम करके सारा चीज तो मुंह में ही कर दिए। तो अब यहां समझिएगा कि मुंह में पाचन, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम लोग भोजन तीन तरह करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये तीन तरह की चीज हम लोग खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो खाए हैं वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो स्टार्च, है ना, स्टार्च के रूप में रहता है, स्टार्च। अब ये क्या आता है कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में रहता है, ये लार हम लोग का मुंह से निकलता है ना। लार यहाँ है, तो लार से जो है वो एंजाइम एक रहता है, जहां जहां भोजन पचेगा ना वहां एक एंजाइम रहता है। अब लार में जो हम लोग का एंजाइम रहता है वो एमाइलेज रहता है। कौन सा एंजाइम रहता है? एमाइलेज, जिसको हम लोग एमिलेज भी बोल सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ समझ रहे हैं मुंह में पाचन, हम लोग तीन तरह की चीज खाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। मुंह में जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ही मतलब चबाना शुरू कर देते हैं, स्टार्च के रूप में रहता है। लार निकलता है ना, भोजन को गीला करता है, और लार में एक एंजाइम रहता है एमाइलेज, वो क्या करता है कि भोजन को गीला करता है ना, और उसको सरल पदार्थ मतलब मल्टोज में बदल देता है। तो यहां तक तो पहला पॉइंट समझ में आया, मुंह में पाचन। अब दूसरा आता है ग्रसिका, है ना। यहाँ जो है चित्र देखिएगा, ये डायग्राम था, यहाँ हम लोग मुंह के बारे में पढ़ गए, है ना। अब है ग्रसिका। अब ग्रसिका जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये कंठ वाला को यहाँ से जो है गया है उस नली को। तो इसमें कर्मा कुंचन और संकुचन गति होता है। जो भोजन हम लोग खाएं वो ग्रसिका है, इसमें कर्मा कुंचन मतलब फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, मतलब जो भी चीज हम लोग खाते हैं वो हड़ास से सीधे नीचे नहीं पेट में चला जाता है ना। खाएं, चबाएं, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे जाता है, एकदम ढाई से जाके पेट में नहीं गिरता है। तो ये धीरे धीरे जो जा रहा है यहाँ से इसे बढ़ते हुए, तो ये फैलता सिकुड़ता जाता है। तो इस गति का हम लोग कर्मा कुंचन गति या फिर तो संकुचन स्थिर मतलब गति बोलते हैं। अब भोजन जो है मुंह में चबाएं, है ना। मुंह में हम लोग तीन तरह की चीज खाए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मुंह में ही चबा चबा के गीला करके, है ना, जो कि जटिल पदार्थ था और उसको सरल पदार्थ में बदले, है ना। स्टार्च को जो है हम लोग सरल पदार्थ में, मल्टोज में बदले चबा चबा के। लेकिन लार निकलता है, लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, वो क्या करता है, जहां जहां भोजन पचेगा वहां एक एंजाइम होगा, चाहे जो भी एंजाइम होगा, तो पूरा लार को मिला देता है भोजन में, और उसके बाद वो सरल पदार्थ में बदल देता है। अब वो भोजन जो है वो ग्रसिका से आते हुए, है ना, अमाशय तक आता है ना। अमाशय में ये ग्रसिका जो है ना, इसमें कर्मा कुंचन गति से ये नीचे जाता है। अब अमाशय में भोजन आ गया। अब जब भोजन अमाशय में आ गया तो यहाँ क्या होता है, तो अमाशय में भोजन आने के बाद हम लोग अमाशय में है जठर ग्रंथि। क्या है? जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि में तीन चीजें हैं, है ना। जठर ग्रंथि में जो है वो तीन चीजें हैं। जठर ग्रंथि में तीन चीजें, पहला पैप्सिन, ये एक एंजाइम है। दूसरा है HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और तीसरा है श्लेष्मा, ये एक भित्ति दीवार है।
तो पैप्सिन हम लोग समझेंगे पैप्सिन क्या होता है। तो पैप्सिन जो है एक एंजाइम है और पैप्सिन की मदद से हम लोग को जो कार्बोहाइड्रेट खाए थे मुंह में पचा था थोड़ा सा, है ना, किसकी मदद से, एमाइलेज की मदद से। अब जो है हम लोग भोजन प्रोटीन भी तो खाए हैं ना, तो प्रोटीन जो है वो पैप्सिन एंजाइम की मदद से हम लोग का प्रोटीन जो है वो पचता है कहां, तो अमाशय में, है ना। यहां लिखा हुआ है साफ सुथरा कि पैप्सिन जो है क्या है, एक एंजाइम है और इसके मदद से जो है वो प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। किस चीज का, प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन पूरा नहीं पचता है। अब भोजन का अंतिम जो पाचन होता है वो क्षुद्रांत में होता है, जो कि हम लोग अभी जानेंगे, है ना। तो पैप्सिन जो हो गया एक क्या है, एंजाइम है और इसकी मदद से प्रोटीन पचता है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। जठर ग्रंथि मतलब अमाशय में ही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है, भोजन को अम्ल कर देता है, भोजन को अम्लीय प्रकृति को करता है, क्या करता है, भोजन को अम्लीय कर देता है। अब नेक्स्ट आता है श्लेष्मा, है ना। श्लेष्मा क्या करता है, एक दीवार है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एक रक्षा करता है अमाशय को। यहां तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बात क्षुद्रांत में, है ना। क्षुद्रांत, अब भोजन जो है अब धीरे धीरे भोजन आगे बढ़ता है। अच्छा, यहाँ एक चीज समझिएगा कि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हम लोग का जठर ग्रंथि में 3 तरह की चीजें हैं। पैप्सिन एक एंजाइम है जो कि जिसकी मदद से प्रोटीन पचता है, HCl, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि भोजन को क्या करता है, अम्लीयता करता है, और जो भी जीवाणु रहता है ना, हम लोग का अमाशय में भोजन के साथ में उसको मारता है। और श्लेष्मा जो है क्या, एक दीवार है जो कि अमाशय का रक्षा करता है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब पेट में बहुत ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेट में बहुत ज्यादा हो जाने के कारण जो है वो पेट में दर्द आ जाता है, और उसको कम करने के लिए हम लोग क्षारीय प्रकृति की चीजें का सेवन करते हैं, जिससे कि अम्लता कम होता है और उसके बाद हम लोग को राहत मिलता है। कभी कभी देखिए खट्टी ढकार आता है, एकदम ढकार मारिएगा पूरा खट्टा खट्टा जो है लगता है। तो क्यों खट्टा क्यों लगा, क्योंकि HCl जो है हम लोग का अमाशय में ज्यादा हो गया, जिस वजह से हम लोग को खट्टा ढकार होता है। अब वैसे में जो क्षारीय प्राकृतिक चीज है उसको हम लोग अगर पीते हैं और उसको अगर लेते हैं तो जो है अम्लता कम होगा, उस कारण फिर पेट में जो है वो दर्द कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब भोजन जो है धीरे धीरे कुछ देरी रहते हुए, मतलब कुछ देरी मुंह में चबाएं, फिर इधर से यहाँ तक आया, अमाशय में कुछ देरी रुकने के बाद ये जो भोजन है क्षुद्रांत की ओर बढ़ता है। अब क्षुद्रांत में आने के बाद जो है यहाँ 3 तरह की चीजें हैं, है ना। क्षुद्रांत में आने के बाद 3 तरह के कार्य आता है। पहला पीत है, अग्नाशिक रस है और आंत्र रस है। पीत, अग्नाशिक रस, आंत्र रस, ये 3 चीज। अब सबसे पहले हम लोग पीत का काम जानते हैं। अगर पीत जो है वो क्या काम करता है, तो पीत जो है भोजन जो था अम्लीय था, अमाशय में भोजन कैसा था, अम्लीय था। अब उस भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। क्या करता है, क्षारीय बनाता है। वसा जो हम लोग खाए, हम लोग 3 तरह की चीज खाए थे ना, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, है ना। पहला जो था वो कार्बोहाइड्रेट था, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा, है ना। अब क्या करता है, पीत भोजन को क्षारीय कर देता है पहले तो, और वसा को छोटा छोटा गोलियों में करता है। उसके बाद आता है अग्नाशिक रस का काम। तो इसमें एमिलेस जो रहता है ना, एमिलेस एंजाइम है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज, ये 3 तरह का जो है एंजाइम है। एमिलेस जो पूरा नहीं पचा हुआ था, है ना, कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं पचा हुआ था, उसको पूरा यहाँ पचाता है ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है, और लाइपेज जो है ना, लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है। मतलब अग्नाशिक रस से 3 तरह का एंजाइम निकलता है। एमिलेस जो स्टार्च को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और लाइपेज जो है वसा को पचाता है। अब नेक्स्ट आता है आंतरस। ये क्या करता है, तो आंतरस में जो जटिल कार्बोहाइड्रेट रहता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। जो प्रोटीन हम लोग खाए थे वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है, और वसा जो खाए थे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो ये था पाचन। अब नेक्स्ट जो है वो अवशोषण होता है, यही, है ना, क्षुद्रांत में ही अवशोषण होता है। अवशोषण कैसे होता है, तो दीर्घ रोम रहता है ना, दीर्घ रोम रहता है कहाँ, तो छोटी आंत में, क्षुद्रांत में ही क्या रहता है, दीर्घ रोम रहता है, और उसमें रुधिर वाहिका मतलब रहता है, खून का एक रास्ता रहता है। अब जो भी चीज हम लोग खाएं उसका रस को खींच लिया जाता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ये सारा खींच के वो अवशोषण कर लेता है, दीर्घ रोम पूरा पूरा रस को पूरा खींच लेता है, और उसको शरीर के कोशिका में भेज देता है। मतलब एनर्जी अभी नहीं बना है, हम लोग जो खाए तो पचा है, बस एनर्जी बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए जो है वो दीर्घरोम अवशोषण करके भोजन को कोशिका में भेज देता है, और कोशिका में जो माइक्रोकॉन्ड्रिया रहता है वहां जो है ऑक्सीजन मिलता है, उसका बाद वो वहां जो है क्या बनता है, एनर्जी बनता है। स्वांगीकरण तो हो गया, स्वांगीकरण क्या था, कोशिका में भेज दिया जाता है जो भी भोजन अवशोषण किया गया उसको, और उसके बाद बहिक्षेपण, है ना। अब जो है वो हम लोग का जो क्षुद्रांत जो है वृदांत में बढ़ता है भोजन, और यहाँ पानी का पाचन होता है। पानी का जितना भी अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है, और उसके बाद मलाशय होते हुए जो है वो बाहर निकल जाता है मल के द्वारा, जो भी बेकार की चीजें बचा हुआ है इसको। तो यहाँ तक आई होप कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए कि अंतर्ग्रहण तथा पाचन क्या हुआ था। तो मुख्य द्वारा जो भोजन को जो भीतर ले गए थे उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। पोषण की प्रक्रिया में आहार जो हम लोग खाते हैं जटिल रूप में रहता है, और शरीर को ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग जटिल पदार्थ को लघु में इकाई में तोड़ते हैं, है ना, परिवर्तन करते हैं उसको हम लोग, उसके बाद अवशोषण करते हैं। तो वही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब पाचन जो है कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से ही चालू हो जाता है।
अब मुंह में क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च जो रहता है मुंह में हम लोग को पचता है, लाला ग्रंथि से रस निकलता है, जिसको हम लोग लार कहते हैं, और लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के रूप में परिवर्तन करता है और खाना को क्या करता है, मुलायम करता है। नेक्स्ट आता है ग्रसिका। ग्रसिका क्या करता है, तो ग्रसिका जो है आहार नाल का ये भाग नहीं है, यहाँ पाचन नहीं होता है, बल्कि ये जो है वो ना भोजन को यहाँ से आमाशय तक ले जाता है और फैलने और सिकुड़ने की गति से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मा कुंचन गति बोलते हैं। अब आगे आता है अमाशय। अमाशय में भोजन आने के बाद हम लोग के क्या है कि अमाशय में कुछ अन्यपेशीय अंग है जिसके भीतर मौजूद जठर ग्रंथि है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, श्लेष्मा वहां रहता है, और जो एक एंजाइम रहता है पेप्सिनोजन, है ना, ये तीनों चीज रहता है। अब यहाँ सबसे पहले क्या है, एचसीएल का काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भोजन को अम्लीय करना, है ना, अमाशय में भोजन आने के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भोजन को अम्लीय करना, और पेप्सिनोजन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। श्लेष्मा जो है क्या है, दीवार है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है भोजन जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है। पेप्सिनोजन जो है वो प्रोटीन को पचाता है छोटे छोटे अणु में। अब नेक्स्ट आता है श्लेष्मा। श्लेष्मा जो है वो क्या करता है, दीवार है रक्षा करता है। अब छोटी आंत में भोजन जो है, छोटी आंत में अमाशय से भोजन जो है वो डुओनियमम ग्रहणी में आता है, और छोटी आंत के ऊपर में ये जो है वसा का पायस्त्रीकरण होता है। अब जिसमें वसा जो है छोटा छोटा बूंद में टूट जाता है, और इसको कौन ऐसे करता है, पित्त करता है, जिससे कि अकृत से एक स्रावित रस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पित्त। पित्त रस निकलता है। पित्त जो है वो क्या करता है, भोजन को क्षारीय करता है, वसा जो रहता है, वसा खाएं तो उसको गोलीय रूप में करता है। अब पित्त रस कोई पाचक एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम नहीं है, परंतु ये जो है वो भोजन को जो है क्षारीय बनाता है, जिसके कारण जो है अग्नाशिक रस स्रावित होता है और एंजाइम क्रियाशील होता है, क्योंकि इसमें जो है क्रियाशील होने के लिए क्षारीय माध्यम बहुत जरूरी है। जब ये भोजन था उसको क्षारीय करता है। अब यहाँ ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है, तो ये ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है, पेप्टोनस और प्रोटियोनेस जैसे छोटे छोटे जो है, एमाइलेज जो है ये भी एंजाइम है, लाइपेज भी एंजाइम है। ये सब काम बता दिए हैं। अब नेक्स्ट आता है कि छोटी आंत में ही जो है वो भोजन का पाचन पूरा तरह हो जाता है ना। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, तथा वसा अम्ल जो है ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अब छोटी आंत के भीतर उंगली जैसा क्या होता है, दीर्घरोम, जो अभी बताए थे, जिसको हम लोग दीर्घरोम बोलते हैं। और ये क्या होता है, बचा हुआ भोजन को अवशोषण कर लेता है, और अवशोषण करके इसको जो है रस को खींच के और ये इसको खून के थ्रू कहाँ भेज देता है, कोशिका में भेज देता है। अब आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है, तो बड़ी आंत में जो है ये जो अनपचा भोजन है ना, जो नहीं पचा है, वो जो है और पानी जो है ना, पानी का अवशोषण यहाँ होता है, पूरा सोख लिया जाता है, जो भी मल बच जाता है उसको गुदा द्वार बाहर निकाल दिया जाता है, गुदा द्वार से। अब अवशोषण भी बता दिया, अवशोषण क्या होता है, क्षारक जो है अंतराकुर जो दीर्घरोम है वो पूरा भोजन को रस को खींच लेता है, कोशिका में भेज देता है। स्वांगीकरण जो सब जगह भेज दिया उसको बोलते हैं बहिक्षेपण, जो मल त्याग दिए उसको बहिक्षेपण बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है दंत क्षरण, है ना। दंत क्षरण क्या होता है, दांत जो सड़ने लगता है। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है ना, दंत क्षरण या फिर तो दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के सने सने मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ जो है वो जब जीवाणु, है ना, हम लोग कोई चीज खाए हैं, उसका बाद उसको फंस गया है और जीवाणु उसको खाया और पचाया और वो अम्लता को बढ़ा देता है, जिस कारण से हम लोग का दंत क्षरण होता है। अब इनेमल मृदु या फिर तो जिसको हम लोग विखनिजीकृत हो जाता है, जो कि अनेक जीवाणु को जो है खाद्य साथ में मिलकर दांतों में चिपक जाता है, जिस वजह से दांत में जो है वो अम्लता बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है ना ये दंत क्षरण होता है। ये क्वेश्चन था। अब यहां देखते हैं हम लोग मनुष्य में श्वासोश्वास और श्वसन, ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। मनुष्य में श्वासोश्वास और श्वसन क्या होता है, तो श्वसन को हम लोग दो चरण में बांट सकते हैं। श्वासोश्वास में दो प्रक्रिया होता है, मतलब श्वासोश्वास में श्वासोश्वास अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसमें दो प्रक्रिया है, अंतःश्वसन और एक है बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो है ऑक्सीजन के साथ में जो भी चीजें है वो सारा अंदर चला गया, और भोजन में ऑक्सीजन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकाल दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन। नेक्स्ट आता है कोशिकीय श्वसन। क्या है, तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहणी में की गई खाद्य सामग्री के उपयोग कोशिका में होता है, जिसमें कि जय प्रक्रम के लिए ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा बनता है। अब ऊर्जा उत्पादित समय जो है वो कोशिका में भोजन का विखंडन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन। मतलब कोशिकीय श्वसन क्या होता है कि हम लोग जो है खाना खाए हैं ना, उसको ऊर्जा बनाने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। अब ऑक्सीजन जब उसमें हम लोग का जरूरत पड़ता है, पोषक प्रक्रम के दौरान ग्रहणी की खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिका में होता है, जिसमें कि जय प्रक्रम के लिए ऊर्जा वहां बनता है, ऊर्जा जो है उत्पादित के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, कोशिकाओं को भोजन को विघटन करने के लिए जो हम लोग श्वसन लेते हैं, है ना, श्वसन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कोशिकीय श्वसन। अब श्वसन आज श्वासोश्वास से भिन्न कैसे है, यहां समझिएगा कि श्वासोश्वास एक शारीरिक प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बस ये हो गया। लेकिन श्वसन क्या है कि श्वसन जो है ना अंदर में होता है ना। इसमें क्या होता है कि जिसमें कि
हाँ, सोचो श्वास एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, जिसमें कि विसरण प्रक्रिया द्वारा जो है जीव तथा वातावरण में के बीच में गैस का क्या होता है, आदान प्रदान होते रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। दूसरी तरफ जो है वो श्वास जो होता है वो फेफड़ा में होता है। हाँ, श्वसन क्रिया में जो है गैस का विनिमय के साथ साथ में भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा भी निकलता है। देखिए श्वसन हम लोग करते हैं ना, तो श्वसन करते हैं उस समय श्वसन में क्या होता है कि हम लोग सांस लिए हैं, वो चीज कोशिका में जाता है, कोशिका में ऊर्जा बनाता है और उसका बाद जो है ये इसका काम होता है श्वसन का। लेकिन सोचो श्वास में क्या करते हैं, खाली ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ समझेंगे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के भिन्न के ऊर्जा के भिन्न। यहाँ ये मेन जो है ना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा समझने वाला है। ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा। हम लोग जो भोजन खाए थे ना, हम लोग जो भी चीज खाए थे, कार्बोहाइड्रेट खाए, वसा खाए, प्रोटीन खाए, जो भी चीज खाए, वो अंतिम में जो है ग्लूकोज बनता है। वो क्या बन गया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बना है ना, अब कोशिका में कैसे एनर्जी बनता है, हम लोग का ताकत कैसे बनता है, सो देखिए। सबसे पहले हम लोग जो तो वो दीर्घ क्या किया कि भोजन का अवशोषण कर लिया और सारा का कहाँ भेज दिया, कोशिका में भेज दिया। काहे कि भोजन जो खाए हैं वो एनर्जी कोशिका ही बनाता है। अब ग्लूकोज भोजन जो हम लोग का अंतिम रूप जो है ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज चल गया कहाँ, कोशिका द्रव में। अब कोशिका द्रव में जाने के बाद ये क्या होता है, पाइरूवेट में विखंडन हो गया। अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोई जीव को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, भोजन पचाने के बाद ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, तो इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है। ये केवल ईस्ट में होता है, ईस्ट जीव में होता है केवल। लेकिन हम लोग जो जीव के द्वारा जो है भोजन किया गया, ग्लूकोज में वो परिवर्तन हुआ, कोशिका में वो चला गया, पाइरूवेट में विखंडन भी हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है, अभाव हो रहा है। ऐसे में क्या होता है कि जिस शरीर से मान लीजिए इसे काम करा रहे हैं, हाथ को खूब काम करवा रहे हैं, अब ये एनर्जी की यहाँ जरूरत है इसको इसे घुमाने के लिए। अब यहाँ जो है इसका एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है इसको हाथ को इस तरह से घुमाने के लिए, लेकिन यहाँ हम लोग ज्यादा ऑक्सीजन का हम लोग का अभाव हो रहा है, ऑक्सीजन हम लोग को ज्यादा यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये लैक्टिक अम्ल बनाएगा, उसका बाद ऊर्जा बनाएगा, है ना। और लैक्टिक अम्ल ये अगर ज्यादा बना देता है तो वही समय फिर क्या होता है, अम्ल बन के बढ़ गया। अब ऐसे में पैर हाथ दर्द देना शुरू होता है। जैसे कोई कभी नहीं दौड़ा, खूब दौड़ रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है ना, उसको ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। अब ऐसे में उसका शरीर क्या करेगा, लैक्टिक अम्ल खूब बनाएगा, उसको जबरदस्ती दौड़ाया जा रहा है ना, लैक्टिक अम्ल खूब बनाएगा ताकि ऊर्जा मिलेगा। अब लैक्टिक अम्ल को ज्यादा बना दिया, अब लैक्टिक अम्ल ज्यादा बन गया तो ऐसे में क्या होगा कि जांग हो गया, खूब दर्द दे रहा है ना। अब अम्ल वहां बना है तो दर्द देवे करेगा और उसके बाद ऊर्जा बनता है थोड़ा नॉर्मल। ये हम लोग का हम लोग का पेशी कोशिका में होता है। लेकिन अगर हम लोग जो चीज खाए हैं ग्लूकोज में बदल गया, कोशिका द्रव में चला गया, पाइरूवेट में विखंडन भी हो गया और ऑक्सीजन पूरा मस्त मिल रहा है ना, ऑक्सीजन उसको पूरा मिल रहा है, तो ये तब ये भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनाता है। ये कहाँ होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है ना। हम लोग जो भी चीज खाएं, है ना, ऑक्सीजन भी मिल रहा है ना, हम लोग जो खाएं वो अवशोषण होकर कोशिका में चला गया, मान लीजिए यहाँ कोशिका है, यहाँ आ गया। अब यहाँ सांस लिए, है ना, अब सांस लिए वहां से जो है वो सारा आ गया, ऑक्सीजन यहाँ तक आया, अब ऑक्सीजन भी मिल गया, अब माइक्रोकॉन्ड्रिया में गया, अब पूरा का पूरा जो है वो ऊर्जा बनाया। हाँ, तो का बना देता है बेकार चीज, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जल बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है। जल ऊर्जा जो है हम लोग के लिए जरूरत हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई काम का नहीं रहता है, इसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई सॉफ्ट हम लोग नहीं, मतलब जो है कोई दिक्कत हुआ होगा, अगर दिक्कत होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप लोग देख सकते हैं। अब पहले कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोलाइसिस कहते हैं इसको, और यह जो है वो सभी जीवों में होता है। आगे जो है पाइरूवेट में ये विखंडन हो जाता है। अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ना, हम लोग जो भी चीज कोई जीव के द्वारा जो भी चीज खाया जाता है, अब वो क्या होता है, ग्लूकोज में विखंडन होता है, फिर कोशिका द्रव में जाता है, फिर पाइरूवेट में विखंडन होता है। अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एकदम नहीं मिल रहा है, तो वो एथेनॉल बनाने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगता है और थोड़ा मोड़ा ऊर्जा बनाता है, ज्यादा नहीं। ये किसमें होता है, ईस्ट में केवल होता है। उसके बाद ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन बहुत कम मिल रहा है, हम लोग का शरीर में दौड़ा रहे हैं, एकदम दौड़ रहे हैं पूरा, लेकिन ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो ऐसे ऊर्जा ज्यादा नहीं बना पाता है। अब शरीर को क्या करने लगता है कि क्या बनाने लगता है, ये जो है लैक्टिक अम्ल को बनाने लगता है, उसके बाद ऊर्जा बनाता है। अब लैक्टिक अम्ल ज्यादा बन जाने के कारण जो है पैर हाथ दर्द देने लगता है। लेकिन अब अगर ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऐसे होता है, और इसको हम लोग जो बोलते हैं वो वायवीय जो बोलते हैं ना, सभी जीव जो है वायवीय जीवों में इस तरह की चीजें होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो है पूरा ऊर्जा बनता है, भरपूर मात्रा में बनता है। O2 अगर मिल रहा है तो पाइरूवेट में विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अधिक मात्रा में क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, और ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में ही केवल होता है, और इसको हम लोग सभी वायवीय जीवों में होता है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन बोलते हैं। अब कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल एटीपी के रूप में जो बनता है, हाँ, एटीपी जो है नामक अणु का संश्लेषित प्रयोग किया जाता है। जो भी ऊर्जा हम लोग बनता है एटीपी के रूप में बनता है। तो यहां तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि अंतरोमी प्रक्रम, कोशिका के अंदर जो है एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग इसके बाद एटीपी के जल अंतरस फास्फेट, है ना, सह लघुता खंडित होता है, जिसको 30.5 केजी, हाँ, 30.5 केजी जूल, है ना, मोल जो है तुल्यम ऊर्जा मोचित होता है। अब नेक्स्ट आता है कि अनाक्षी और अवायवीय, ना, अवायवीय और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है।
अवायवीय जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी होते रहता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है, और वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन पूरा का पूरा होता है ना। तो अवायवीय श्वसन दो होता है, कौन कौन? अवायवीय श्वसन में एक ऑक्सीजन का अभाव होता है, एक ऑक्सीजन का अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन O2 का अनुपस्थित में श्वसन पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय, है ना। नेक्स्ट आता है O2, वायवीय में क्या आता है, O2 उपस्थित रहता है और श्वसनीय पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो है अवायवीय में कम ऊर्जा बनता है, 2 ATP बनता है, लेकिन इसमें बहुत ऊर्जा बनता है, 36 से 38 ATP बनता है। अंतिम उत्पादन में कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल हो गया, है ना, अंतिम उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है ना। अब उदाहरण के लिए निम्न पादप हो गया बैक्टीरिया, कवक, इसमें जो है उच्च पादप जीव ये सब आता है। अब नेक्स्ट आता है कि अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दर में क्या अंतर है ना। अंतः श्वसन हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में कल पढ़ेंगे, इस वीडियो में जो है अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दर के बारे में पढ़ लेंगे। अंतः श्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा जो रहता है वो फैलती है, आपसलीय संलग्न पेशी सिकुड़ती है, और वक्ष ऊपर की ओर बाहर की ओर जो है गति करता है, वायु जो है गुहा वायु के दाब कम हो जाता है, जिससे कि वायु फेफड़ा में भर जाता है। इस तरह से मिलते हैं ना। उच्च श्वसन के दौरान, अंतः श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, सांस लिए हैं, और उच्च श्वसन में सांस को हम लोग छोड़ते हैं। आप सांस लेते हैं उसमें बहुत सारा जो गैस साथ में आ जाता है ना, और सांस जब छोड़ते हैं उस समय उच्च श्वसन जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब तीसरा वीडियो में हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं।